आज हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, या थोड़ा लंबा है, लेकिन शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने से आपको लग जाएगा कि आज मैंने कुछ सीखा है। वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखें, शुरू से अंत तक देखें और अपने कॉपी में इसको नोट करते हुए जाएं। आज हम ज्योमेट्री में जितने भी टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है, सारे एंगल का डेफिनेशन, उसका पॉइंट, कंसेप्ट इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो टोटल हम 20 टाइप के एंगल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक मंथ का कोर्स आज हम लोग 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम एंगल का बात करेंगे। आखिर एंगल क्या है? तो एंगल हम लोग समझ सकते हैं कि एंगल एक ऐसा पार्ट है जहां दो लाइन से घिरा हुआ है, यानी कि हम लोग अपनी भाषा में समझ सकते हैं तो कोना, जो घर का कोना होता है वही एंगल होता है। जैसे यहाँ पे दो अभी लाइन लेते हैं, ये दोनों लाइन को अगर हम इस तरह से एक पॉइंट पे मिलाते हैं तो ये जो कॉमन पार्ट बनता है, इस कॉमन पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं कोण, यानी कि एंगल। तो मैथमेटिकली हम लोग उसको समझेंगे। अगर हम लोग दो लाइन लेते हैं, ठीक है, इस तरह से दो लाइन लिए, दोनों लाइन को हम ए पे मिला दिए, एक को ए ओ लेते हैं और एक को ओ बी लेते हैं। तो जब दोनों लाइन को किसी एक पॉइंट पे मिलाते हैं और जिस पॉइंट पे दोनों मिलता है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्टेक्स के नाम से, जिसको हिंदी में हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और जो ये लाइन है, जनरली इसको हम लोग लाइन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग इंग्लिश में आर्म भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में जिसको हम लोग भुजा के नाम से जानते हैं, ऐसे भी इसको हम लोग लाइन पढ़े हैं। और ये दोनों लाइन के जो बीच वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंगल कहते हैं। और ऐसे भी बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस। तो ये बीच वाला पार्ट यानी कॉमन स्पेस को ही हम लोग एंगल कहा जाता है। अगर इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि द स्पेस क्या है? द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स। देखिए, ओ बी और ओ ए दो लाइन है, तो दो लाइन के बीच का जो स्पेस है को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में लिख सकते हैं तो दो रेखाओं के बीच का भाग, दो रेखाओं के बीच का भाग को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कोण क्या है? जनरली किसी भी कोण को, जैसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ, तो जिस कोण को लिखना रहता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, जैसे ए ओ बी। इस कोण को रिप्रेजेंट अगर थीटा से कर रहे हैं तो थीटा लिखेंगे, फाई रहेगा तो फाई रहेगा। एंगल को किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली थीटा, फाई, साई, अल्फा, बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखना है क्या कि एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ एंगल दो टाइप का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, एंगल को हम लोग दो टाइप का मेजरमेंट करेंगे, जिसमें से एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। क्लियर है? तो पॉजिटिव एंगल किसको बोलेंगे? जब इनिशियल लाइन, इसको इनिशियल लाइन कहते हैं हम लोग, अगर इनिशियल लाइन, और इसको बोलते हैं टर्मिनल या फाइनल लाइन। जब कोई लाइन घड़ी के विपरीत दिशा की ओर घूमता है, जैसे देखिए ये किधर घूम रहा है, ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन कैसा है? घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब कोई भी लाइन एंटी क्लॉक डायरेक्शन से घूमता है
और जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्या एंगल कहते हैं? उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना AOB, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा एंगल? पॉजिटिव एंगल। क्लियर है? और इतना याद रखना है कि घड़ी के विपरीत दिशा की ओर जो घूमेगा और जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। यही बात जब कोई घड़ी के उल्टा, घड़ी की दिशा की ओर अगर मूव करेगा, घड़ी की दिशा की मूव देखो, घड़ी कैसे घूमता है इस डायरेक्शन में, तो उससे जो एंगल बनता है, ठीक है, घड़ी की दिशा की ओर मूव करने से जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एंगल। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव एंगल। ठीक है, कौन दिशा में मूव करता है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हो गया नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा AOB, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एंगल। तो यहाँ समझ में आ गया कि एंगल दो तरह से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब पॉजिटिव, घड़ी के दिशा मतलब नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। जो बहुत तरह का टाइप होता है, हम लोग 20 टाइप के एंगल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 9-10 क्लास का हो, सीटेट जेटेट हो, या फिर बैंक SSC कोई भी किसी तरह का भी एग्जाम हो, जिसके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं अब टाइप ऑफ एंगल, यानी कोनों के प्रकार। सबसे पहले हम लोग जीरो एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ छोटा सा एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, और फिर एक राउंड 360 होता है। तो हम लोग एंगल के टाइप के बारे में भी इसी फिगर से हम लोग याद रखेंगे। सबसे जहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री बनता है, यानी कि इनिशियल, देखिए कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कोण। यानी कि जहाँ थीटा कितना डिग्री होगा, तो 0 डिग्री होगा। बहुत सिंपल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, वैसा कोण जो 0 से बढ़ता हुआ 90 तक जाता है। ये देखिए 0 से बढ़ता हुआ कहाँ तक? 90 तक जाता है। ये होता है आपका न्यून होता है। यानी कहने का मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 90 के बीच में हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे A हो गया, B हो गया, ये 0 हो गया। ये देखिए आपका जो थीटा है, ये जैसे थीटा का डिग्री अगर मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री 0 और 90 के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? तो न्यून कोण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि थीटा का वैल्यू, इसका कंसेप्ट क्या होता है एक्यूट एंगल का, जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जो एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, वैसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। फिगर से भी पता चल गया। दूसरा हम लोग देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वैसा कोण जिसका एंगल 90 डिग्री हो। कोण कितना डिग्री का हो? तो 90 डिग्री का हो। जैसे देखिए थीटा दिख रहा है, कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। जो थीटा 90 डिग्री का हो, वैसे एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। यानी कि थीटा कितना डिग्री का होना चाहिए? यहाँ पे 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, हम लोग एक्यूट एंगल देखेंगे, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण मतलब वैसा कोण जैसे हम लोग 90 डिग्री से अधिक हो। कितना से अधिक हो? तो 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, वैसे कोण को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देखिए ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो थीटा दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कहने का मतलब वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। कंडीशन होता है कि वैसा एंगल जो लाई करता है 90 और 180 के बीच में, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और पांचवा में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब ही होता है क्या? सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। अगर कोई सीधा एंगल बनाता हो, जैसे हम लोग यहाँ पे O पॉइंट लेते थे, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, तो इस तरह से जो कोण बनता है, देखिए यानी कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन बना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। यानी कि जब थीटा कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो थीटा दिख रहा है, इसको हम लोग
स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंगल हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स कोण। रिफ्लेक्स मतलब ऐसा कोण, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखे 90 तक पहले था, 90 गया, 90 के बाद गया, अब ये घूमते हुए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा सा एंगल बनाएगा। इस देखिए थीटा, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, अरे बी हो गया, है ना। तो ये जो बड़ा सा एंगल बनता है, इसी एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स। यानी जो थीटा का वैल्यू लाई करेगा 180 से अधिक और 360 से कम, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 5 में कंप्लीट। कंप्लीट करने का मतलब जैसे ए से शुरू हुआ, घूमते हुए पुनः ए के पास आ गया, यानी कि यहाँ पे ए था, फिर ए के पास आ गया, तो इससे एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, यानी कि जब थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक शॉर्टकट तरीके से अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ये देखिए, हम लोग जब शुरू करते हैं तो थीटा बराबर कितना शुरू होता है? 0। तो जब 0 से शुरू होता है तो इसको हम लोग जीरो एंगल के नाम से जानते हैं। जब यह बढ़ना शुरू किया, इस तरह से बढ़ते 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 कहाँ तक आ गया? 90 तक। इसके बीच में, यहाँ 0 से लेकर 90 के बीच में रहता है, तो इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण? न्यून कोण। ठीक है, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, एक्यूट एंगल। अब या जब 90 डिग्री का बात आ जाएगा, देखिए थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री पे आके खड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग समकोण कहते हैं। कौन सा कोण? समकोण। फिर जब समकोण से आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब समकोण से आगे बढ़ते हुए 180 के, देखिए यहाँ 90 से लेके यहाँ के बीच में, यानी 180 के बीच में, इस कोण को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। इसके बीच का जो कोण क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज कोण कहलाएगा। अब फिर अगर हम लोग बात करते हैं थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बन गया इस जगह पे। तो सीधा सीधी, तो जब 180 डिग्री बनता है तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जब फिर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से चलते हुए अगर एंगल इसके बीच में जब आता है, कितना? 360 के बीच में, या जो एंगल बनता है यह रिफ्लेक्सिव कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। अब पुनः जब इसी लाइन पे कोलैप्स कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि एक पूरा राउंड हो गया। जब एक पूरा राउंड हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कि कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस डाटा से भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, कि न्यून कोण, फिर सम कोण, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल और फिर कंप्लीट एंगल। तो यह पूरा शॉर्ट था, एंगल का पूरा चार्ट था। इसी में डिफाइन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो आप इसको पोज करके लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अभी हम लोग और भी टाइप देखेंगे एंगल का, ठीक है। इसके बाद हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करते हैं एक 8 नंबर टाइप ऑफ एंगल में से 8वां नंबर का टाइप का क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक। तो पूरक किसको बोलते हैं? तो जब पूरक की बात आता है तो हम लोग यहाँ पे 2 एंगल का डिस्कस करेंगे। कितने एंगल का डिस्कस करेंगे? 2 एंगल का डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ए हो गया, ये हो गया आपका बी। बीच में एक एंगल बना देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं सी। अब अगर यहाँ पे एक एंगल बना रहा है अल्फा, एक एंगल बना रहा है बीटा, देखिए यहाँ पे 2 एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होगा अगर ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एंगल अल्फा एंड बीटा आर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। इफ अगर हम लोग यहाँ याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कभी भी जब 2 एंगल का बात होता है, दोनों एंगल पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री तभी होता है जब दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर 1 डिग्री अल्फा दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। अब बोलेगा कि बीटा का वैल्यू कितना होगा? अगर कॉम्प्लीमेंट्री है
तो हमेशा 90 से हम लोग क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए 30 प्लस 60 90 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी फाइंड करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का हम लोग बात करते हैं। इसका कंसेप्ट क्या आता है, दो एंगल अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, एक एंगल को यहाँ अल्फा मान लेते हैं, दूसरा एंगल को बीटा मान लेते हैं, और दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री अगर हम लोग कहेंगे जब दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री हो, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। इफ अगर दोनों का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हम लोग अब एक लाइन में कह सकते हैं, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और दोनों का एंगल का सम अगर 180 हो तो वह सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो 8 और 9 टाइप का हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। इसके बाद हम लोग और भी टाइप का एंगल देखते हैं, इसको लिख लो, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण। तो आसन कोण किसे कहते हैं, इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग समझेंगे फिगर के थ्रू। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दो कोण बनाए, जैसे अल्फा है और बीटा है, तो यहाँ पे तीन भुजा है, ओ एक भुजा हो गया, ओ बी भुजा हो गया, और ओ सी भुजा हो गया। तो हम लोग बात करेंगे ओ सी जो भुजा है, ओ ए और ओ बी के बीच में, यानी कि क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन आर्म। ये दोनों देखो बाहर में है, इसको बोलते हैं अनकॉमन आर्म। तो हम लोग यहाँ पे दो एंगल बनेगा, ए ओ सी, और दूसरा एंगल बनेगा बी ओ सी। तो ये जो दोनों एंगल दिख रहा है, देखिए अल्फा और बीटा, दोनों एंगल को हम लोग आसन कोण कहेंगे। ऐसा कौन बोलेंगे, आसन कोण कहेंगे। अगर कंडीशन दिया हुआ रहता है, यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन जानना है। पहला, ये दोनों एंगल का जो वर्टेक्स होता है, ये क्या है, ये वर्टेक्स है। ये दोनों का वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होना चाहिए। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ओबेनिस्ट, ओबेनिस्ट भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ओबेनिस्ट भुजा। तो जब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट या आसन कोण कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखेंगे, तो दैट इज हम लोग अब यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी यानी कि अल्फा एंड एंगल बी ओ सी यानी कि बीटा कैसा कोण हो गया, तो ये तुम्हारा आसन कोण हो गया। ये कैसा कोण हो गया, तो ये आसन कोण हो गया। तो आसन कोण के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स चाहिए और एक कॉमन आर्म चाहिए। तो इसके द्वारा जो दो कोण बनता है, दोनों कोण को हम लोग आसन कोण कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप का कोण देख, हम लोग बात करेंगे अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कोणों का रैखिक युग्म, या 11वां टाइप का एंगल है। अब हम लोग अभी जो आसन कोण पढ़े थे, आसन कोण में जो दो अनकॉमन साइड था, अगर दोनों को हम सीधा कर देंगे, अभी यहाँ से दिख रहा है देखिए इस तरह का है, अगर इसको हम सीधा कर देंगे तो जो युग्म बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आया। अगर अभी देखिए ऐसे है, जिसको हम लोग आसन कोण बोलते हैं, इस तरह से बना, ये दो एंगल को आसन कोण कहते हैं। ये अनकॉमन आर्म है, अगर इन अनकॉमन आर्म को अगर हम ऐसे सीधा कर देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस तरह से जो दो कोण बनेगा, ठीक है, ये दोनों कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन था, तो ए ओ सी एंड बी ओ सी, ठीक है, आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा
पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे, इफ अगर अनकॉमन साइड कौन था, ये दोनों था अनकॉमन साइड, एक ई था और ई था। अगर अनकॉमन साइड आर अपोजिट, आर क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, या कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन, क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये जो अल्फा बीटा अभी आसन कोण था, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग को जानना है और इसको नोट में याद रखना है कि कभी भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसको कोनों का रेखिक युग्म कहते हैं, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे ए ओ सी, देखिए ए ओ सी प्लस दूसरा बी ओ सी, ये दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। या हम लोग दैट इज कह सकते हैं, अगर यहाँ अल्फा बीटा लिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि दोनों एंगल दे देगा एक्स के टर्म में और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो दोनों का जोड़ कितना करेंगे, 180 डिग्री, और वहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे, तो इससे पहले इसको पोज करके लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ए ओ सी कितना है, 4x है, बी ओ सी 2x है, आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो एंगल दिया है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो एक्स का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, दोनों का सम अभी अभी लिखे हैं कितना डिग्री होता है, बी ओ सी 180 डिग्री होता है। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ए ओ सी कितना है, 4x है, बी ओ सी कितना है, 2x है, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। चलिए 4 और 2 कितना हो गया, 6x हो गया, इधर कितना हो गया, 180 हो गया, कटेगा 6 3 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। देखिए कंसेप्ट अगर हमको पता था कि दोनों का सम 180 होता है, तो x का वैल्यू इजी से निकल गया, यानी दोनों एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर यही कंसेप्ट हमको नहीं पता रहता तो इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ज्योमेट्री का ऐसा चैप्टर है, अगर कंसेप्ट है बहुत इजी से हम लोग निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग गारमा टाइप के एंगल देखे थे, अभी और भी बाकी है, उसको हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है। तब तक इस क्वेश्चन को लिख लो। अब हम लोग बात करेंगे कोण 12, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आखिर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, हम लोग फिगर से समझेंगे। अगर दो लाइन आपस में अगर काटता है, यहाँ पे देखेंगे ए बी एक लाइन लिए और सी डी एक लाइन लिए, अगर दोनों एक दूसरे पे अगर काटता है तो जो अपोजिट एंगल बनेगा, अपोजिट एंगल मतलब देखिए यहाँ से ए और 3, 1 और 3, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। और फिर एंगल 4 और एंगल 2 क्या कहलाएगा, इस शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। यानी हम लोग यहाँ क्या समझे कि जब दो लाइन इस तरह से अगर काटेगा तो अपोजिट एंगल जो बनता है वह वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। समझ में आ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि टू लाइन, ठीक है, कि टू लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, देन अपोजिट एंगल, जब दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो अपोजिट एंगल ही कहलाता है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम से भी पता चल जाएगा कि अपोजिट एंगल है, यानी कि दोनों अगर एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने यानी अपोजिट एंगल ही तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 होगा, एंड एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है, एंगल्स। समझ में आ गया। अगर इसको हम हिंदी से लिख सकते हैं तो हिंदी में क्या लिखा है कि जब
दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, क्या करती है, काटती है, तो विपरीत कोण क्या कहलाएगा, तो शीर्षाभिमुख कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वह पॉइंट नोट करने वाला चीज़ है। ठीक है, हम लिखवा देते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण का जो अपोजिट एंगल होता है वह हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। ठीक है, एंड एंगल 2 किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा, एंगल 4। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोण जो बनेगा ए ओ, ये नाम दिए हैं इसको कितना, ओ, तो ए ओ डी बराबर हो जाएगा सी ओ बी, और इधर से अगर ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी। यानी कि जो अपोजिट एंगल होता है वह हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे बाद में, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्लियर हो गया, तो इसको लिख लो, फिर इसको हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ एक लाइन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। आखिर यह कैसा लाइन होता है। हम लोग अगर मान लेते हैं कि दो लाइन लिए इस तरह से, ठीक है, एक का नाम दिए ए बी, दूसरा का नाम दिए सी डी। ठीक है, दो से अधिक भी हो सकता है, और एक ऐसा लाइन जो इन दोनों लाइन को काटता है। देखिए, एक लाइन लिए, इसको हम लोग एल और एम नाम दिए। तो ये जो एल और एम है, क्या कर रहा है कि ए बी और सी डी को काट रहा है। तो दोनों को देखिए अलग अलग बिंदु पे काट रहा है, एक को पी पे काट रहा है तो एक को क्यू पे काट रहा है। तो जो लाइन दो रेखा या दो लाइन या दो से अधिक लाइन को अगर काटती है और दोनों को डिफरेंट पॉइंट पे काटता है, तो इस काटने वाले लाइन को ही हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक रेखा कहते हैं। इसी को डेफिनेशन में देखिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू या मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। या हिंदी में कह सकते हैं वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। देखिए, एक पी पे काटा और एक क्यू पे, दोनों को डिफरेंट बिंदु पे काटता है। इसलिए लाइन जो हो गया एल एम, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसको कौन सा, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तो ये समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा एंगल बनता है, जिसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, उन सारे एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह था तुम्हारा बहुत सारा एंगल 12। इसके बाद हम लोग और भी टाइप के एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग ए बी सी डी दो लाइन लिए और एक लाइन लिए, अभी जो कॉमन लाइन है हम बताए थे, इस लाइन को क्या बोलते थे, तिर्यक रेखा। हिंदी में क्या बोलते थे इसको, तिर्यक रेखा। हम एक तिर्यक रेखा लिए, तो बहुत सारा एंगल बना रहा है। देखिए, आपका एंगल का नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे बहुत टाइप के एंगल बनता है, तो हर एक एंगल को किस नाम से जानते हैं, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले 14 नंबर में आता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। आखिर संगत कोण इसमें से कौन है, तो इसके लिए हम लोग को 2 पॉइंट याद रखना है। संगत कोण जानने के लिए बहुत लंबा डेफिनेशन है, एकदम सिंपल में। पहला क्या जानना चाहिए कि सेम साइड क्या होना चाहिए, सेम साइड। देखिए, दो साइड है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड। अगर हम लाइन खींचते हैं तो दो साइड होता है, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड। तो एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सेम साइड में होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर अब देखिए ऊपर होगा या नीचे होगा, तो यहाँ पे अगर ऊपर लेंगे तो ऊपर लेंगे एबव या फिर बिलो। ठीक है, यानी कि हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम राइट साइड का लेते हैं तो राइट साइड में लेंगे
और ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में ऊपर में कौन हो गया, देखिए एंगल 1, और सेम साइड में तुम्हारा कौन सा ऊपर में चला जाएगा तो एंगल क्या होगा 5 होगा। यानी यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5 पहला हो गया, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। यानी देख दोनों एंगल को किधर लिए, राइट साइड में लिए, इस साइड हो गया। अब बात करेंगे ऊपर, ऊपर तो दोनों एंगल ऊपर नहीं होना चाहिए, या बिलो नीचे करेंगे तो दोनों के एंगल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो ऊपर का बात है, हम लोग ऊपर में लेते हैं। देखिए एंगल 1 ऊपर में है, देखिए इस लाइन के ऊपर में है ना, और इस लाइन के भी ऊपर में है। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 5 क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग और भी एंगल निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ से देखिए नीचे वाला 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 हो गया। तीसरा भी हम लोग निकाल सकते हैं इधर से लेफ्ट साइड में, तो एंगल 4 और एंगल 8 कितना निकाल सकते हैं, एंगल 4 और एंगल 8। चौथा में फिर नीचे हम लोग चल जाएंगे तो एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। तो यह हो गया तुम्हारा क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे, तो इसको पर लिख लो, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे इंटीरियर एंगल, बायकोन और इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर, बायकोन और अंतःकोण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए थे, 2 लाइन लिए थे, एक लाइन हम लोग इसे खींचे थे। तो यहाँ पे 2 तरह का एंगल बनता है। कैसे बनेगा, देखिए ये दोनों बाहरी एंगल बनता है, इसको हम लोग 1 नाम दिए थे, इसको 2 दिए थे, इसको 3 दिए थे, इसको 4 दिए थे। यहाँ पे एक अंदर और एक बाहर हो रहा है, देखिए ये अंदर हो जा रहा है और ये एंगल बाहर हो जा रहा है। इसको हम नाम दिए थे 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो यहाँ पे 2 टाइप का एंगल है। तो एक बाहर, देखिए ये दोनों जो बाहर में दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायकोन। ये दोनों भी देखिए बाहर में है तो क्या बोलेंगे, बायकोन। और 2, 3, 5, 8 अंदर में है तो ये चारों को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, ये चारों क्या हो गया, देखिए ये सब बायकोन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यही हम लोग जब इंटीरियर का बात करेंगे, अंदर वाला कौन को देखेंगे, ये देखिए ये सब सारा एंगल क्या है, अंदर है। यानी कि कौन कौन अंदर है, एंगल 2 अंदर है, एंगल 3 अंदर है, एंगल 5 और एंगल 8। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर इंटीरियर, अंदर में, इसलिए क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल। जैसे हम लोग यहाँ के फिगर में भी बात करेंगे, ये देखिए ये दोनों इंटीरियर हो जाएगा, ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है और इंटीरियर एंगल क्या है। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से बात करेंगे एक अल्टरनेट, ठीक है, 17 नंबर, ठीक है, 17 नंबर पे हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण के बारे में हम लोग देखे हुए थे, सॉरी बायकोन के बारे में। ये सब सारा कोण क्या होता है, बायकोन होता है, 1, 4, 6, 7। अब इसमें से भी एकांतर बायकोन कोण होता है। तो अल्टरनेट करने का मतलब देखिए क्रॉस हम लोग देखेंगे, 1 और 7 दिख रहा है, क्रॉस तिरछा 4 और 6, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 7 पहला। दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 6 क्या कहलाएगा, ये कहलाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग एकांतर बायकोन कहते हैं। सेम कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर में कोण जितना बनेगा, तो कितना कोण अंदर में है, 4 कोण है। जैसे इसको हम लोग नाम दिए थे 2, इसका नाम था 3, इसका नाम था 5 और इसका नाम था कितना, 8। तो सेम कंसेप्ट इसमें भी, जो तिरछा जो होता है एंगल, ठीक है, 2 और 8, 3 और 5, इस सारे एंगल के जो पेयर बनता है इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि हम लोग यहाँ पहला कंसेप्ट लिख सकते हैं कि 2
और एंगल कितना 8। दूसरा में कौन आ जाएगा एंगल 3 और एंगल 5। ये तुम्हारा हो जाएगा आर अल्टरनेट। कौन सा एंगल तो इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और इस तरह से ये दोनों टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। फिर आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। हम लोग अभी जानते हैं कि ए बी सी डी 2 रेखा है और एक रेखा हम लोग खींचे हैं एल और एम, जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं। इसके द्वारा 8 कोण बनता था। तो यहाँ पे जो 3 और 5 जो कोण है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, कौन सा कोण 3 यानी कि यहाँ पे गलत है 2। ये जो दोनों एंगल जो होगा 2 और 5, ठीक है, और 3 और 8, इस सारे एंगल को हम लोग बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया कि 2 लाइन है, एक हम लोग तिर्यक रेखा खींचते हैं तो अंदर का जो कोण है, जो आमने जो दिख रहा है 2 और 5, 3 और 8, इस सारे कोण को बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। देखो एक ही तरफ का अंतःकोण है ना, इन्हीं सारे कोण के युग्म को बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर मान लेते हैं कि अभी जैसे ए बी और सी डी 2 लाइन जो लेते थे, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, या एनसीईआरटी का भी थ्योरम वगैरह भी है, ठीक है, अगर ए बी देखिए यहाँ लिखे ए बी पैरेलल टू सी डी और एल और एम ट्रांसवर्सन रेखा है यानी कि तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट बनता है। 3 पॉइंट क्या बनता है कि जो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, देखिए यहाँ से 1 और 5 एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए यहाँ से एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ से उसी तरह से 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपस में क्या होता है बराबर होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही लिखिए कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। देखिए 1 और 5 बराबर है, 2 और 6 बराबर है, 3 और 7 बराबर है, 4 और 8 बराबर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है हम लोग देखेंगे कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं तुरंत, वह भी क्या होता है बराबर होता है। इसमें से हम लोग जैसे देखेंगे एंगल 3 5, यहाँ पे एंगल 3 कौन हो गया, देखिए ई वाला, अब 5 ई वाला, ये क्या होता है, ये देखिए ये तिरछा वाला क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसी तरह से इधर वाला भी हो जाएगा, देखिए 2 और 8 क्या होगा बराबर हो जाएगा। किसमें ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। कब यह होगा जब ए बी और सी डी आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, दोनों एंगल में अगर आपस में पैरेलल है तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाता है। ठीक है, जस्ट उल्टा। तीसरा पॉइंट है कि ईच पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। अभी हम लोग देखें कि कंसिक्यूटिव एंगल कौन होता है, तो कंसिक्यूटिव एंगल का भी हम लोग बात किए थे 2 और 5 ये दोनों। तो ये दोनों का जो जोड़ होगा, देखिए ये दोनों का जो जोड़ होता है, देखिए यहाँ पे हमेशा कितना होगा सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होता है। जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। देखिए 2 और 5 एंगल 2 है, ये 5 है, दोनों का जोड़ कितना होगा 180। 3 और 5 ये दोनों एंगल को क्या बोलते थे कंसिक्यूटिव एंगल, और ये दोनों एंगल का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के व्यू से। और एक यहाँ एंगल हम लोग लास्ट चलते हैं 20वां टाइप का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल। किसी भी ट्रेंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इससे बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ मान लेते हैं जैसे एक ट्रेंगल बनाए ए बी सी, यहाँ पे 2 एंगल देखिए बाय एंगल लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एंगल ए सी डी, ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ए सी डी, इसको हम लोग बाय एंगल बोलेंगे। किसका, तो कौन, देखिए बी का और ए का। किसका बोलेंगे, बी का और ए का। वही लिखें कि ए सी डी एक्सटीरियर एंगल ऑफ, ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल का ये बाय एंगल कहलाएगा कौन ए सी डी। और दूसरा या जो बाय एंगल हो गया बी ए ई,
या बाय एंगल किसका कहलाता है, तो इसका सी और बी का, ये दिख रहा है, सी और बी का बाय एंगल ये कहलाएगा। तो बी ए सी इंटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल किसका, बी और सी का। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है और उसका जो इंटीरियर एंगल है, जैसे सी यानी कि ए सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका इंटीरियर एंगल माने अंतःकोण कौन होगा, ए और बी होगा, ये दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर बी और सी का बात करेंगे, ये दोनों क्या है, अंतःकोण है, तो इसका बाय कोण कौन होगा, ये वाला होगा, यानी कि बी ए सी। तो ये जो बाय कोण है ये बी और सी के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है, तो यह थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको नोट कर लो, लिख लो। ठीक है, इस तरह से और सारे वीडियो हम लाएंगे, अभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। तो यह था तुम्हारा ज्योमेट्री का कंप्लीट एंगल का कंसेप्ट, जिसमें से 20 टाइप का एंगल है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।